नमस्कार, मैं मधु सिंह हिंदी मेला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के विमर्श और मेरा लेखन विषय पर आयोजित साक्षात्कार के अंतर्गत हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदी की प्रख्यात कवयित्री व समाज सेविका निर्मला पुतुल जी। सबसे पहले मैं निर्मला पुतुल जी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष हम हिंदी मेला का आयोजन ऑनलाइन माध्यम पर कर रहे हैं। इस साक्षात्कार को शुरू करने के पहले मैं निर्मला पुतुल जी का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। निर्मला पुतुल के काव्य की स्त्री मिट्टी की लोंदा नहीं, जिसे जैसा चाहा आकार दिया। वह ठोस है, चेतना संपन्न है, दृढ़ है, अविचल है और एक नए संकल्प के साथ कहती हैं, मैं चुप हूँ तो मत समझो कि गूंगी हूँ, या कि रखा है मैंने आजीवन मौन व्रत। गहराती चुप्पी के अंधेरे में सुलग रही है भीतर जो आक्रोश की आग, उसकी रोशनी में पढ़ रही हूँ तुम्हारे खिलाफ अकेले लड़ने के खतरों का लेख। निर्मला पुतुल जी निसंदेह स्त्री मन के अनेक पर्दों को खोलने का साहस करती हैं। स्त्री विमर्श के मुद्दे को अर्थपूर्ण बनाने में आपकी भूमिका विशेष रही है। आपने अपने लेखन में आदिवासी स्त्री जीवन की असंख्य कथाओं को महत्व ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें संवेदना, प्रेम, आत्मीयता, रस और प्रतिरोध से भी जोड़ा है। कविता लेखन के साथ साथ पिछले 15 वर्षों से भी अधिक समय से निर्मला जी शिक्षा, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और आदिवासी महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर काम कर रही हैं। निर्मला जी की प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। इसके अलावा कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। निर्मला जी को साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्य सम्मान, झारखंड सरकार द्वारा राजकीय सम्मान, मिजोरम सरकार द्वारा भारत आदिवासी सम्मान आदि प्राप्त हो चुका है। मानव मुक्ति को अपनी रचनाओं के केंद्र में रखने वाली निर्मला पुतुल जी को आज अपने बीच हिंदी मेला पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आइए बातचीत को शुरू करते हैं। मैम, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आज के वातावरण में आदिवासी स्त्री के विचारों एवं अधिकारों के लिए कितनी जगह है? पहले तो कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के समय काल में स्त्रियों के लिए तो जगह निसंदेह है, जगह नहीं भी है तो बनानी पड़ती है। वैसे मांगने से, गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता है, लेकिन कलम की ताकत ऐसी होती है ना, कलम के द्वारा हम अपनी जगह को बना सकते हैं। तो अभी भी अगर चाहेंगे तो स्त्री के लिए जगह है। और अब आए दिन अखबारों में भी देख रहे हैं, टीवी चैनलों में भी देख रहे हैं कि इस तरह स्त्री अपना हक, अधिकार के लिए मांग करती है। तो स्त्रियों के लिए निसंदेह जगह है, जगह बनाने की जरूरत है। 21वीं सदी के इन 2 दशकों के आदिवासी विमर्श की क्या समस्याएं और उपलब्धियां रही हैं? आदिवासी विमर्श में उपलब्धियां भी रही है। इधर जो साहित्य में योगदान जिस तरह से अभी आए दिन हम देख रहे हैं पिछले 1-2 दशकों में, तो निसंदेह महिलाएं साहित्य में अपना जगह बना रही है और तेजी से अपने कलम की धार को वो धार करते हुए अपनी चीजों को लोगों के सामने, दुनिया के सामने अपनी चीजों को रख पा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इधर बदलाव हुआ है और वो अपने स्थान को पाने के लिए, अपने साहित्य में जगह बनाने के लिए अपनी कलम को चला रही हैं। और उनके लिए इधर 2 दशकों में देखा जाए तो स्त्री रचनाकार, स्त्री साहित्यकार खूब हुए हैं, लिखते भी हैं और देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचना भी छपी जा रही है और लोग भी बहुत तेजी से उसको पढ़ रहे हैं और उनको अवसर दिया है। मेन स्ट्रीम पत्रिका में जगह मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन हिंदी जगत को दे दिया है? इस संदर्भ में
अपनी आगामी योजनाओं के बारे में बताइए। ये सारी कविताएं आने के बाद मुझे लगता है हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब लगता है कि हमने सारा चीज साहित्य जगत को एक निचोड़ के रूप में हमने दे दिया है। यहाँ से आगे कुछ ऐसा नहीं सोच पा रही हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। हाँ, अब लगता है कि आगे कार्यक्रम हमारा ये रहेगा कि हम अपने क्या बोलेंगे जीवन वृत्त है वो उसको लिखेंगे। हमारा जो आने वाला होगा वो आने वाला संकलन के रूप में हमारी जीवन वृत्त आएगी और आप लोग बहुत जल्द उसको पढ़ पाएंगे। जी मैम, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद इसके लिए। कोशिश कर रही हूँ कि मैं कलम चलाओ कलम, तो कहीं ना कहीं मतलब हम उतना पुख्ता नहीं हो पाए लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कलम तो चलानी ही पड़ेगी। और लगता है नहीं चलाएंगे तो वो उसी तरह उमड़ घुमड़ के रह जाएगा, फिर जब तक नहीं निकलेगा तो चैन की नींद नहीं ले पाएंगे। आपकी कलम से उठी जो आवाज है वो सिर्फ आपकी नहीं मैम, बहुत सारे स्त्रियों की और बहुत सारे अधिकारों की बात करती है। तो आपका लिखना बेहद जरूरी है मैम, ताकि समाज और जागरूक हो सके। जब कलम मैं चला रही थी तो नहीं लग रहा था कि ये चीजें उतनी दूर और इतने संख्या में पहुंच पाएंगे, पब्लिक के बीच में पहुंच पाएगी हमारी रचना। इस तरह कभी सोच ही नहीं रही थी। बस ये एक आत्मकथा की तरह है कि दैनिक डायरी लिखना है, जब उस डायरी की तरह ही लिखना शुरू किया था मैंने। तो लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अचानक इधर से उधर से एक आध रचनाएं छपने लगी, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खत हमारे पास आने लगी, शुभकामनाएं आने लगी। तो मुझे लगता है कि अरे ये क्या हो गया। हाँ, तो इतनी मतलब क्या हमने लिख दिया, ये तो हमारी अपनी कथा है। तो लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये हर स्त्री की कथा हो सकती है, हर स्त्री की जीवन की ये संघर्ष कहानी हो सकती है, लेखन हो सकती है। तो खुशी लगा कि जबकि मैं इस तरह से यहाँ लिख रही हूँ और कोई दूसरे छोर पर इस चीजों को अपनी समझ करके उसको ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी मैम। मैम, मेरा आपसे प्रश्न है कि समकालीन आदिवासी रचनाकारों के साहित्य पर आप क्या कहना चाहेंगी? रचनाएं आ रही है और निसंदेह इसमें काफी रचनाएं आ रही है। आप छोटानागपुर क्षेत्र से वंदना टेटे को लीजिए, ये भी रचनाएं लिख रहे हैं। बिटिया मुर्मू जी है, वो भी लिख रहे हैं। तो ये समकालीन स्थिति में वैसे समकालीन नई रचनाकार भी आ रहे हैं जो समय को रेखांकित कर रहे हैं, अपने समय को, और लोगों के बीच में अपने समय के अनुसार जो समस्याएं हैं, उनके जो संघर्ष है, उनको आप सबों के बीच में, पब्लिक के बीच में ला रहे हैं। तो समकालीन जो लेखन है, इसके लिए वैसे रचनाकारों को हम और भी शुभकामना देना चाहेंगे कि वो हमारे बीच में तेजी से आए, चीजों को संभाले, अपनी कलम को संभाले और अपनी चीजों को वो समाज के सामने, दुनिया के सामने ले आए और अपना पहचान मानस पटल पर भी बनाए, देश स्तर पर बनाए। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जी मैम। मैम, इन दिनों चूंकि कोरोना काल के समय में बहुत सारी चीजें जो है ऑनलाइन माध्यम से की जा रही थी, तो कोरोना काल के आपके ऑनलाइन अनुभव क्या है मैम? देखिए, ये जो एक कोरोना काल है, बिल्कुल बहुत बड़ी त्रासदी है और पूरे विश्व के लोग, ये पूरे भारतवर्ष के लोग, भारतवर्ष के बाहर के लोग भी प्रभावित हुए हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। लेकिन इधर समय कहता है कि 100 साल पूरे होने पर इस तरह संसारिक उथल पुथल होता है। तो ये एक महामारी के रूप में हम लोग को मिला है, कोरोना महामारी के रूप में। और इसमें इस तरह से परिचय हुआ उन लोगों से, मतलब हमारे देश पर किस तरह से लोग मजदूरी करने बाहर निकले हैं और कितनी संख्या में, कितने असंख्या में निकले हैं जिसकी गिनती नहीं है। और कितने आधे रास्ते पर तड़प के मर रहे हैं, कोई कहीं गाड़ी के नीचे दब के मर रहे हैं। तो वाकई ये ऐसा समय ना आए, हम भगवान से भी मनाते हैं कि इस तरह की ट्रेजेडी ना हो आगे। लेकिन कोरोना काल में पता चल गया कि हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं और हमारे लोग किस तरह रोजी रोटी की तलाश में यहाँ से बाहर
देश गए हैं और वहाँ इस तरह से अचानक यदि हम भी उस जगह पे होते तो हम सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस कोरोना काल में। तो हमारा साहित्य भी कोरोना काल में प्रभावित हुआ है, निसंदेह प्रभावित हुआ है। और ऑनलाइन के माध्यम से जब चीजें आने लगी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो भाई कोई वैकल्पिक एक व्यवस्था तो है जिससे हम रूबरू हो सकते हैं, बातें कर सकते हैं, साहित्य की बात कर सकते हैं। तो कोरोना काल को भी इन्होंने मात दिया और अपनी इससे भी मतलब चुके नहीं, वो अपना साहित्य ऐसी चीजें हैं जो अपनी जगह को वो बना लेते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से उन्होंने बनाया जगह को और तभी हम और आप भी मिल पा रहे हैं और आए दिन निसंदेह बार-बार ये प्रोग्राम आते रहता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैम, जो कोरोना काल के कारण बहुत सारी चीजें जब ऑनलाइन हो रही हैं, तो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से कविताएं पोस्ट की जाती हैं, कहानियां पोस्ट की जाती हैं और उस पर तुरंत लोग रिएक्ट भी करते हैं। और इन दिनों व्हाट्सएप पर पीडीएफ भी शेयर किया जाता है। तो यह जो पढ़ने की संस्कृति है, वो पुस्तक पढ़ने की संस्कृति और ऑनलाइन पढ़ने की संस्कृति, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज के युवा वर्ग पर? ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आजकल देखिए जो सोचते हैं लिखने के लिए, पुस्तक के रूप में आने के लिए, अपनी चीजों को बाहर निकालने के लिए सोचा, लेकिन यह एक ऐसा हम लोगों के बीच में ऑनलाइन प्रोग्राम चल पड़ा ना, ये बहुत तकनीकी शिक्षा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो बधाई देना चाहिए तकनीकी के लिए कि हम सारे लोग उस पर जुड़ करके तुरंत एकदम अभी लिखिए 2 पंक्ति तो पोस्ट कर दीजिए, तो इतनी सारी कविताएं देखने को मिल जाती है, तो एक उत्साह होता है कि नहीं भाई देखिए आज सोशल मीडिया इतना काम कर रहा है, कम से कम कहीं भी है, मान लिया कविता पाठ के लिए कोई बुलाए चाहे नहीं बुलाए, लेकिन वो अपनी चीजें समय पर दे रहे हैं और वो तुरंत लोगों के पास अपनी चीजों को, अपने समय को वो लिख करके भेज रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया एक अच्छा काम किया है, अपने जगह बना लिए हैं, लेकिन फिर भी एक पुस्तक की अपनी एक गरिमा है, उसकी एक जगह है, लेकिन एक समय के बाद आएगी पुस्तक और ये जो सोशल मीडिया है तुरंत आपको मिलने, देखने, पढ़ने को मिल जाएगी। तो ये बहुत भी अच्छी बात है और आम आदमी के लिए कम से कम जो वहाँ तक पहुँच नहीं बना पाएंगे वैसे लोग भी इस पर आ रहे हैं, तो ये बधाई के पात्र है। ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है। हम लोग पिछले 26 साल से हिंदी मेला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें नई पीढ़ी की व्यापक सहभागिता रहती है। अन्य शहरों में भी बड़े लिटरेरी फेस्टिवल के समानांतर नई पीढ़ी के रचनाकारों और साहित्य प्रेमियों को लेकर हिंदी मेला जैसा कुछ आयोजित करने की क्या संभावनाएं हैं? ये कई कार्यक्रम में जब मैं जाती आती हूँ तो मैं उसमें बहुत सारे नई पीढ़ी को लोगों को देखती हूँ। एक वैसे स्टूडेंट को भी देखती हूँ जो पढ़ रही होती है और अपनी रचनाएं लिख रही होती है। तो काफी संभावना है नई पीढ़ी के लिए। तो उन लोगों को एक नया ये समय के साथ साथ एक नई तकनीक के साथ साथ साहित्य में योगदान करने के लिए उन लोग को बहुत अवसर मिल रहा है। तो बहुत संभावना है वैसी नई पीढ़ी के लेखक रचनाकार जो बनेंगे उसके लिए बहुत संभावना है। और ये हिंदी मेला जैसे चीज तो होती रहेंगी और भविष्य में आगे भी इससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि साहित्य में इस तरह की चीजें आयोजित होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके इस साक्षात्कार से सभी विद्यार्थी एवं साहित्य संस्कृति प्रेमी निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एवं सृजनशील रहें और हमेशा आपका साथ हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।